हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट कर दिया था और हमने ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसको कवर कर लिया था। इसमें एनसीईआरटी को हाईलाइट करते हुए पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब आप उस वाले लेक्चर को देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और हम अब रोज़ कोशिश करेंगे कि शाम को 8 बजे के समथिंग जब आप सभी लोग अवेलेबल रहेंगे आप इसको लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। उस टाइम हम लाइव आने की कोशिश करेंगे और रोज़ ऐसे ही एनसीईआरटी हाईलाइट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी हाईलाइट या फिर एनसीईआरटी का पावर ऑफ एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगा कि हर एग्जाम के अंदर आजकल एनसीईआरटी का इतना वेटेज हो रहा है कि अब एनसीईआरटी से पूरा पूरा पेपर बन रहा है। पहले पूछते थे कि एनसीईआरटी का वेटेज कितना है, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि एनसीईआरटी ही पूरा पेपर बना रही है। इसीलिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अलग अलग पेन से हाईलाइट करके आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ पोर्शन जो है रेड हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, कुछ येलो से किया हुआ है। ये जो रेड से किया हुआ है, ये पिंक से जो किया हुआ हाईलाइट है, ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जबकि येलो वाला जो है अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इस वाले जो सीरीज में है इसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को इम्पोर्टेंट है और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए, तो लास्ट वाली जो अपने स्टार्ट किया था उसमें अपने ये सब कवर कर लिया है कि ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। एक बार हम उसको अच्छी तरीके से और देखना चाहते हैं कि एक बार लिख कर भी देख लेते हैं। और आप जो मैं यहाँ पर अभी लिखवा रहा हूँ आपको, ये कहाँ पर लिखेंगे आप, इस साइड में, एनसीईआरटी के इस साइड में आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ रेफरेंस के लिए नहीं लेनी पड़ेंगी, एक साथ एनसीईआरटी के साथ साथ सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और लास्ट तक आते आते आप जो है इन्हीं चीज़ों को आप रिवाइज करने लग जाएंगे। जो साइड में आप लिख रहे हैं इन्हीं चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे, छोटे छोटे अक्षरों में अच्छी तरीके से शानदार लिख लीजिएगा, या फिर आप स्टिकी नोट्स भी लगा सकते हैं। ओके, मैं एक अपना ब्लैंक पेज ले लेता हूँ क्योंकि अपने पास सुविधा है, तो अपन अलग पेज पर कर लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं कि क्योंकि उसमें अपन ने कुछ भी लिखकर नहीं समझा था, यहाँ पर लिखकर समझ लेते हैं कि अभी ब्रीदिंग क्या होती है। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होती है सबसे पहले इसको देखते हैं। ये देखो लंग्स, ये क्या है अपना, ये लंग्स है। ओके, और यहाँ पर इस साइड में अपन ले रहे हैं टिश्यू। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, देखते रहिए। लंग्स है, लंग्स के अंदर सबसे पहले ये देखिए कि अपन ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर है उसको हम लंग्स के अंदर ले रहे हैं। ओके, ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर ले रहे हैं और लंग्स से CO2 को बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। ये वाली जो मैकेनिज्म है, यही प्रोसेस जो है, यही क्या कहलाती है अपनी, यही क्या कहला रही है, एनसीईआरटी कहती है कि यही क्या है, ब्रीदिंग है। ये क्या है, ब्रीदिंग है। ओके, क्या है ब्रीदिंग, लंग्स से ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। जो एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है वो यहीं पर कवर हो जाता है कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, अपना ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर लंग्स के अंदर मेनली होता क्या है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड होते हैं। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड होते हैं और ये बाइंड होकर क्या बना रहे हैं, ये बाइंड होकर बना रहे हैं HbO2। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड होते हैं, कहाँ पर, लंग्स में। लंग्स में अपन जो बात कर रहे हैं अभी, लंग्स के अंदर जो मेनली हम लंग्स जहाँ भी वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि एल्वलाई, लंग्स की मतलब एल्वलाई, क्योंकि एल्वलाई भी तो लंग्स का एक पार्ट है। इसलिए अभी हम ब्रीदिंग के ऊपर सरफेस से बात कर रहे हैं, जब हम अंदर चले जाएंगे तो एल्वलाई लेवल तक बात करेंगे। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं कि एल्वलाई क्या होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि एल्वलाई क्या होती है तो आगे अपन एनसीईआरटी में या फिर अपन पूरा कवर करेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा एल्वलाई क्या होती है। अभी आप ये देख लीजिए कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिलते हैं और HbO2 बनाते हैं। ठीक है, ये HbO2 बनाने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। ये फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, इनको देखिए आप सबसे पहले। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए। फिर दूसरी जो कंडीशन है वो है pH की, pH का ज़्यादा होना चाहिए, pH भी ज़्यादा होना चाहिए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये भी ज़्यादा होना चाहिए। ओके, जो तीसरी कंडीशन है वो है CO2 की,
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, जो चौथी कंडीशन है इसी के साथ है कि H+ आयन की जो सांद्रता है वो भी कम होनी चाहिए। और जो पांचवी कंडीशन है लास्ट, ये है टेम्परेचर। ये क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो पार्शियल प्रेशर है या फिर टेम्परेचर है वो भी कम होना चाहिए। ओके, ये कितने कंडीशन है, ये 5 कंडीशन है। लंग्स के अंदर इन सारी चीज़ों को देखिएगा कि लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो देखिए आप, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ pH भी ज़्यादा होना चाहिए। अब ऑक्सीजन, इस चैप्टर में ये ज़्यादा चलेगा कि ऑक्सीजन और CO2 एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना पा रहा है। तो वहीं पर जब ऑक्सीजन CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, कम हो जाएगा, तो ये एक कंडीशन हो जाएगी। इसी के साथ साथ H+ की भी जो कंसनट्रेशन है कम होनी चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब आपको याद रखने के तौर पर बता दिया जाए कि इन दोनों को अलग से याद रख लीजिए कि जब भी ऑक्सीजन और pH बढ़ेंगे, ऑक्सीजन और pH बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, HbO2 बन जाएगा, ठीक है। और जहाँ भी इसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर ऑक्सीजन और pH को छोड़कर सारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता हमेशा ज़्यादा ही होगी। जहाँ पर CO2 बनता है वहाँ पर CO2 की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन है। तो ये अपने किसके अंदर होता है, लंग्स के अंदर होता है। अब आगे बात करें कि ये दोनों जब बन जाते हैं HbO2, ये जो HbO2 है ये कहाँ पर जाता है, ये HbO2 जाता है टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर जाता है HbO2। ओके, यहाँ पर ये HbO2 जाके क्या करता है, HbO2 जाके टिश्यू के अंदर ही टूट जाता है। किस किस के अंदर टूटता है, ये देखिए आप, किस किस के अंदर टूटता है, ये टूटता है Hb+O2, Hb और O2 के अंदर टूट जाता है, ये Hb और O2 के अंदर टूट जाता है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये तो अपने को रिक्वायर होती है, और इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर पड़ती है अपने को, ये रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने को भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए। ये वाली रिएक्शन देखिए आप, जब अपन ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर ये बनाता है, क्या बनाता है, ATP, ठीक है, CO2, और इसी के साथ साथ और बनाता है H2O, मतलब कि जल। ये वाली रिएक्शन देखिए आप, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब ग्लूकोज क्या है, फूड है। जब अपन फूड लेते हैं तो उससे बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर ग्लूकोज होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे क्या बनता है, ATP बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। तो अब ये देखिए कि ये जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तो यहाँ पर इसको ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए काम में आ गई, ठीक है। यहाँ पर जो HbO2 था ये वापस टक 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 करते हुए वापस कहाँ पर आ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा। ओके, ऑक्सीजन काम में आ गई, हीमोग्लोबिन जो है वापस आ गई। अब बचा क्या, ATP तो अपने को ज़रूरत होती ही है, एनर्जी है, ये तो एनर्जी अपने को ज़रूरत होती है। इसी के लिए तो ये सारा जो खेल चल रहा है किसी के लिए हो रहा है, ATP के लिए हो रहा है। ATP अपने को ज़रूरत है। बात करें जल की, तो जल तो अपने शरीर के अंदर वैसे ही काम आ जाएगा, इसको बाहर वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, अब जो वेस्टेज मटेरियल बचता है वो बचता है CO2। क्या बचता है, CO2। अब CO2 को तो बाहर निकालना ज़रूरी है, वरना ये तो शरीर के अंदर रहेगा तो हार्मफुल है। क्या है, हार्मफुल है, हार्मफुल है, इसीलिए इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। इसको बाहर निकालने के लिए अपन अब क्या करेंगे, देखो अब ये CO2 है, ये आएगा टक टक करता हुआ लंग्स के पास, ये करता हुआ ये गया लंग्स के पास, ठीक है। यहाँ से CO2 आया लंग्स के पास और लंग्स से अपन ने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसी को तो हमने ब्रीदिंग कहा था कि ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और CO2 को बाहर निकाल देंगे, इसी को ब्रीदिंग कहा था, और ये CO2 वापस आ जाती है। तो ये सारी की सारी बात हो गई अपन ने कि लंग्स के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और pH ज़्यादा होना चाहिए और बाकी जितने फैक्टर हैं वो कम होने चाहिए। ऐसे ही फिर टिश्यू के अंदर जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू के अंदर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि Hb और O2 के अंदर टूट जाता है,
O2 जो है ऑक्सीडेशन में काम आ जाता है, जबकि फिर उससे क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है, और ये CO2 इसको वापस किसके अंदर, लंग्स के अंदर भेज दिया जाता है। ओके, अब एक बात और कि यहाँ पर जब HbO2 आया था तो ये Hb और प्लस O2 के अंदर कैसे टूट गया, यहाँ पर क्या कंडीशन रही होगी, उस कंडीशन को अपन देखते हैं। जैसे अपन ने फॉर्मेशन के लिए देखा था कि Hb प्लस O2 मिलकर HbO2 बना रहे थे, उसके लिए कुछ कंडीशन थी। ऐसे ही इसको टूटने के लिए टिश्यू के अंदर कुछ कंडीशन है, उनको देखते हैं अपन। कि देखो सबसे पहले तो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ओके, H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा तीन जो दूसरे फैक्टर थे वो अपन ने देखे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये वहाँ पर ज़्यादा था जब ये बन रहा था ना HbO2, तब ये ज़्यादा था, तो यहाँ पर ये कम हो जाएगा। ओके, वैसे ही ऑक्सीजन के साथ एक क्या pH भी एसोसिएट है, pH भी कम होगा। तो ये सारी जो कंडीशन है ये टिश्यू के अंदर होती है, और ये HbO2 को तोड़ने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये सारे जो है आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर आते हैं। ओके, ये वाला एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और ये वाला जो है ये समझने के लिए था। ओके, ये वाली सारी बात अपन ने कर ली। और जो एक बात थोड़ी सी और है वो एक बार और देखिए, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये जो टॉपिक है ये लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, लेकिन वहाँ तक आते आता जो है स्टूडेंट बहुत कम बार रिवाइज करता है। इसलिए उस वाले जो टॉपिक को अपने को पता है कि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, तो क्यों ना हम उस टॉपिक को हाईलाइट करके लिख कर हर जगह लिख लें, हर जगह उसको रिवाइज करें, क्यों नहीं। ठीक है, अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। किसकी, ट्रांसपोर्ट की। देखो यहाँ से जो है ऑक्सीजन किस भी रूप में गया था, HbO2 के रूप में गया था, तो कितना परसेंट ऑक्सीजन जो है किस रूप में कितने परसेंट फ्लो करता है, CO2 किस प्रकार से फ्लो करता है, यहाँ से वापस देखो, यहाँ से जो CO2 है ये वापस कहाँ पर जा रहा था, लंग्स के अंदर जा रहा था, तो ये किस प्रकार से जा रहा है वो हम देखेंगे। यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता हुआ जा रहा था, तो ये देखेंगे अपन कि ये कैसे जा रहे हैं, ऑक्सीजन किसके साथ मिलकर जा रहा है, कैसे कैसे जाता है, वो सारा चीज़ हम इसी में देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के अंदर देखें कि ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है, इसका देखो बिल्कुल सिंपल है, याद करने वाली बात है, इसको दोनों को याद करना है कि CO2 का ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दोनों का याद करके रखना है। जो 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो किस रूप में होता है, HbO2 के रूप में होता है, HbO2 के रूप में होता है, और RBC के द्वारा होता है। किसके रूप में होता है, RBC इसका ट्रांसपोर्ट करती है और HbO2 के रूप में होता है। ओके, जबकि 3% जो बचा हुआ है, 3% इसका ट्रांसपोर्ट जो है प्लाज्मा करता है। क्या करता है, प्लाज्मा करता है, और ये घुलित अवस्था में करता है। ठीक है, उसको डिजोल्व कर लेता है ऑक्सीजन को प्लाज्मा अपने अंदर, और इस प्रकार से ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। एक बार दोबारा से देखिए कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, RBC करता है, जबकि 3% जो है घुलित अवस्था में होता है और प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। अब बात करें CO2 की। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस प्रकार से होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये 70% जो है, 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है, ये होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में। किस रूप में, बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है। जबकि बचा हुआ 23% है वो RBC के द्वारा होता है, जबकि 7% जो है CO2 ये किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है। तो आप इसको दोबारा से देखिए कि 70% CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है RBC के द्वारा होता है, 7% प्लाज्मा के द्वारा होता है। ये दोनों के दोनों याद रखने हैं आपको, ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन याद रखना है। ओके, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि जो मेन इंपॉर्टेंट जितना भी सेशन था मैंने यहीं पर कवर कर लिया है, इस स्लाइड में सारा मैंने कवर कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अलग से साइड में रख लीजिए और याद कर लीजिए सारे डाटा। अगर आप पूरा की पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ पाते हैं लास्ट टाइम में, तो इसको ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमने कल देखा था ये वाला, कौन सा, ये वाला रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में देखा था हमने। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या था, आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है, कि कौन से में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं, एक बार स्लाइड पर देख लेते हैं, लिख कर देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं, क्या,
रेस्पायरेटरी जो ऑर्गन है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। किन किन पर? एक तो डिपेंड करते हैं किस पर? हैबिटेट पर। एक तो हैबिटेट पर डिपेंड करते हैं और दूसरा जो डिपेंड करते हैं वो करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे शुरू में अपने पास कौन थे? स्पंज थे, पिसलेंटेटा, टेनोफोरा, ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है। जब शुरू में जो जीव बना था उसके पास तो क्या था? सिर्फ एक सेल थी, जबकि फिर ये बाद में बनते बनते क्या आज पूरा की पूरा बॉडी ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और हैबिटेट, हैबिटेट मतलब कि वो जीव रह कहाँ पर रहा है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ का रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसका क्या है। ओके, तो इस पर एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं उसको हम यहाँ पर डील करते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो बात करें कि स्पंज, कौन? स्पंज, स्पंज, ओके, और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, और कौन कौन से? प्लेटेलमेंथीज, प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसको या फिर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये करते हैं जनरल बॉडी सरफेस से। किससे? जनरल बॉडी सरफेस से। किससे रेस्पिरेशन करते हैं? जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। स्पंज, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटेलमेंथीज ये जनरल बॉडी सरफेस से, किससे? जनरल बॉडी सरफेस से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनके लिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? जनरल बॉडी सरफेस है। ओके, ये सरफेस से ही कर लेते हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, इसीलिए ये जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरा देख रहे हैं अपन, वो देख रहे हैं कि एनेलिडा, कौन? एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर एक आता है अर्थवॉर्म, कौन? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म एनेलिडा का ही पार्ट होता है अर्थवॉर्म। ये जो अर्थवॉर्म है ये किससे रेस्पिरेशन करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल से। किससे? मॉइस्ट क्यूटिकल से, मॉइस्ट क्यूटिकल से, ठीक है। मॉइस्ट क्यूटिकल से ये करता है। अर्थवॉर्म किससे करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल से। ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ये एनेलिडा के अंदर आता है। ओके, ये बात आप यहाँ तक ध्यान रखेंगे कि स्पंज, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लेटेलमेंथीज जनरल बॉडी सरफेस से, जबकि एनेलिडा जो है इसके अंदर एक जीव आता है अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म जो है मॉइस्ट क्यूटिकल से, जो नम सरफेस होती है इसकी, मॉइस्ट गीली सरफेस, उससे ये क्या करता है? रेस्पिरेशन कर लेता है। इसके आगे हम बात करें, इसके आगे बात करते हैं ऑर्थोपोडा के अंदर। ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा के अंदर जो है काफ़ी सारे इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। ये इंसेक्ट जो हैं इनके अंदर ट्रेकियल ट्यूबल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ट्रेकियल ट्यूबल्स पाई जाती हैं। किसके द्वारा करते हैं? ट्रेकियल ट्यूबल्स के द्वारा करते हैं। और इस वाले रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? हम ट्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ये भी आप देख लेंगे। जो मोलस्का है, मोलस्का, मोलस्का जो है गिल्स के द्वारा करता है रेस्पिरेशन। किसके द्वारा करता है? गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। ओके, कोर्डेटा के अंदर बात करें, कोर्डेटा के अंदर फिशेज आ गई। फिशेज जो हैं ये भी गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करती हैं। ओके, इसके आगे हम बात करें रेप्टाइल्स, एबीज, मेमिलिया, ये लंग्स के द्वारा करते हैं। इसके अंदर जो एक खास बात आती है एम्फीबियन की, किसके बात आती है? एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया के बारे में खास बात आती है कि ये जो है स्किन के द्वारा भी कर लेता है रेस्पिरेशन। किसके द्वारा? स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर लेता है। ये लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर लेता है सर, और ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा भी कर लेता है, ठीक है। ये जो एम्फीबिया का एक पॉपुलर एग्जांपल है वो क्या है? फ्रॉग है। क्या है? फ्रॉग। ये फ्रॉग जो है स्किन के द्वारा भी कर लेता है, लंग्स के द्वारा भी कर लेता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा भी कर लेता है रेस्पिरेशन। तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये सारे अपन ने एग्जाम्पल भी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आज जो है यहीं तक हो पाएगा अपना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आज अपन ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप जो है एनसीईआरटी के अंदर ज़रूर लिखिएगा, तभी ये सार्थक है, तभी ये काम की चीज़ है। वरना यहाँ पर आप लेक्चर को एक मूवी की तरह देखकर चले जाएंगे तो फिर वो कुछ भी सार्थक चीज़ नहीं है, उसका कुछ यूज़ नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट ही होगा। इसीलिए ये जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, मैंने आपको समझाया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये सारा मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लीजिए, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को एनसीईआरटी की जो साइड में लाइन बचती है उस पर या फिर स्टिकी नोट्स पर लिख लीजिए और इनको ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। और आगे भी अपन ऐसे ही स्लाइड्स पर समझाते रहेंगे। आपको कैसा कुछ लग रहा है, अच्छा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है, वो सब आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं।
मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं। और रात को 8 बजे ये वीडियो अपलोड करने का मैं सोच रहा हूँ, तो अगर आपको ये टाइम कंफर्ट फील होता है, इस टाइम आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप किस टाइम इस वीडियो को देख सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपन आगे इसको स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।